प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्यधारा के एक प्रमुख कवि नागार्जुन द्वारा रचित कुछ कविताओं को शामिल किया गया है और उन कविताओं की व्याख्या पर बात करने से पहले आज हम इस वीडियो में नागार्जुन के काव्य के विषय वस्तु पर बात करेंगे और उनके काव्य संवेदना को समझेंगे और उनके जीवन परिचय पर भी चर्चा करेंगे। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के सशक्त हस्ताक्षर है और उन्हें जन कवि भी कहा जाता है। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के तरोनी गांव में 23 जून 1911 ईस्वी को हुआ था। उनका बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जो उनका मूल नाम था। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उन्होंने नागार्जुन नाम ग्रहण किया और नागार्जुन नाम से ही काव्य रचना करने लगे और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वो नागार्जुन नाम से ही प्रसिद्ध हुए। शुरुआत में नागार्जुन ने मैथिली में काव्य रचना की थी और मैथिली में वो यात्री उपनाम से काव्य रचना करते थे। नागार्जुन स्वभाव से घुमक्कड़ी थे, यायावरी प्रवृत्ति के थे। उनके पिता किसानी के साथ साथ पुरोहित का भी कार्य करते थे और पुरोहित के कार्य के लिए वो आसपास के गांवों तक भ्रमण करते थे। बचपन से नागार्जुन भी उनके साथ भ्रमण करते थे, जाते थे, तो उनमें यायावरी प्रवृत्ति विकसित हो गई और इस यायावरी स्वभाव के कारण नागार्जुन लंबे समय तक प्रवास पर रहते थे। उन्होंने भारत का ही नहीं अपितु श्रीलंका, तिब्बत, इन देशों का भी भ्रमण किया था बहुत साहित्य के अध्ययन के लिए। मैथिली में रचित काव्य संग्रह पत्रहीन नगन गाछ के लिए ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और प्रगतिवादी होने के साथ साथ वो प्रयोगशील भी रहे हैं। उनकी कविता का विषय वस्तु जो है वो बहुत व्यापक है और विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से वो निरंतर प्रयोग करते रहे हैं। उनका देहावसान 1998 को हुआ। नागार्जुन मुख्य रूप से कवि है, यद्यपि कविता के साथ साथ उन्होंने गद्य में भी अपनी लेखनी चलाई है, परंतु उनकी जो पहचान है हिंदी साहित्य में वो उनके काव्य संसार की वजह से, कविताओं की वजह से। उन्होंने अनेक कविता संग्रहों की रचना की है और उनके प्रमुख कविता संग्रह युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पुतराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विकल्प देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आदि हैं। भस्मांकुर उनका प्रबंध काव्य है। कविता के अतिरिक्त उपन्यास में भी उनको विशेष सफलता मिली है। बलचनामा है, रतिनाथ की चाची है, वरुण के बेटे हैं, कुंभी पाक है, ये उनके उपन्यास है जिनमें उनके आंचलिक जीवन की झलक मिलती है। नागार्जुन को जनवादी कवि कहा जाता है। कारण यह है कि उनकी कविता में साधारण जनता के जीवन का चित्रण हुआ है। उनकी कविता विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं लिखी गई है, अपितु उस आम जन के लिए लिखी गई है जो देश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में बसा हुआ है और जो दिन रात मेहनत की चक्की में पिसने के बावजूद भी अभावग्रस्त है, भूखमरी से ग्रस्त है, वंचित है, दीनहीन है, दिशाहारा है और शोषण का शिकार है। उसी साधारण जन की आशा आकांक्षा, उसके जीवन संघर्ष, उसकी वेदना पीड़ा, समस्याओं और दुख दर्द की अभिव्यक्ति उनकी कविता में होने के कारण ही उन्हें जनवादी कवि या जन कवि या साधारण
जनता के चारण भी कहा जाता है। और उन्होंने आम जन की पीड़ा को अपनी कविता में व्यक्त करके जनवादी कवि होने के कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। उन्होंने खुद को जनवादी कवि बताते हुए लिखा भी है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ सच कहूंगा क्यों हकलाऊं। खुद के लिए जन कवि, जन जन में जो ऊर्जा भर दे उद्गाता हूँ उस रवि का। और इन पंक्तियों से भी यह है कि उनकी जो कविता है वो अ, आम जन के लिए, जन साधारण के लिए है, उसके हित के लिए है। प्रमुख रूप से राजनीतिक दृष्टि से नागार्जुन मार्क्सवादी थे और इसी कारण उनकी कविता में प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर प्रमुखता से दिखाई देता है। और अपनी कविताओं में उन्होंने शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई और किसानों मजदूरों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है। शोषक वर्ग के खिलाफ उनके काव्य में आक्रोश का स्वर अभिव्यक्त हुआ है। विषम वर्गीय विषमता, किसान और मजदूर, आम जन की आर्थिक स्थिति ऐसी दयनीय है कि उन्हें अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, भूखमरी से वो ग्रस्त रहते हैं। उस वहीं दूसरी ओर उच्च वर्ग जो है वो ऐश्वर्य विलास में जीवन व्यतीत करता है। और इस वर्गीय विषमता को उनकी कविता में देखा जा सकता है। दो पंक्तियां हैं, जमींदार है साहूकार है बनिया है व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई बाहर खद्दरदार। इसमें जो किसानों मजदूरों के शोषण करता है, जमींदार साहूकार जो उनसे ऊंची दरों पर ब्याज वसूल करते थे, व्यापारी है, उनको बताया गया है कि बाहर से भले ही ये सफेद पोश हो परंतु इनके जो कृत्य हैं वो कसाईयों की तरह, अर्थात ये सामान्य जनता का शोषण करते हैं। नागार्जुन के काव्य संवेदना की बात करें तो उनका काव्य संवेदना बहुत व्यापक है। उनके काव्य का की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। यूं कहूं कि जीवन के सभी चित्र उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। उनके काव्य में गेहूं की पकी सुनहरी बालियों के सौंदर्य वर्णन से लेकर गेहूं की रोटी के लिए होने वाला संघर्ष है तो रोटी बनाने वाली स्त्री के प्रति प्रेम का भी वर्णन है। इन पंक्तियों के माध्यम से हम उनके कविता के काव्य संवेदना के तीन पहलुओं को समझ सकते हैं। गेहूं की पकी सुनहरी बालियों के सौंदर्य वर्णन, ये कहता है कि नागार्जुन की कविताओं की काव्य संवेदना प्रकृति चेतना से संबंधित और प्रकृति की अनेकानेक छटाएं उनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुई। दूसरा पहलू गेहूं की रोटी के लिए होने वाला संघर्ष सामान्य जनता की भूखमरी अभावग्रस्त जिंदगी की ओर संकेत करता है। समसामयिक जो परिस्थितियां हैं और उनमें आने वाली अकाल जैसी जो विपदा है उनकी ओर संकेत करता है। तो रोटी बनाने वाली स्त्री के प्रति प्रेम का भी वर्णन है। और सामाजिकता जनवादी कवि होने के बावजूद भी नागार्जुन के काव्य में व्यक्तिकता भी है और आक्रोश का स्वर होने के बावजूद उनके काव्य में प्रेम के कोमल स्वर भी है। और अपनी पत्नी के प्रति गारस्ते प्रेम का बहुत सुंदर चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो उनकी कविता में एक तरफ प्रकृति की सतरंगी छटा है तो दूसरी तरफ जीवन के दैनिक जीवन के विभिन्न चित्र भी दिखाई देते हैं और साथ ही प्रेम जैसी कोमल भावनाओं का स्वर भी उनकी कविता में दिखाई देता है। इन सभी को हम जो है इन नीचे जो पंक्तियां दी गई है जैसे प्रकृति सौंदर्य का वर्णन से संबंधित उनकी एक कविता है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को
मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। इसमें कवि ने मान सरोवर के जो प्राकृतिक सुषमा है उसका वर्णन किया है। प्रेम संवेदना जो सिंदूर तिलकित हाल कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है, उसमें उनकी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। उन्होंने लिखा है कि घोर निर्जन में प्रस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित हाल, जिस पर हम विस्तार से कविता की व्याख्या के दौरान बात करेंगे। दैनिक जीवन के चित्र अगर अपन उनकी कविता में देखें तो दैनिक जीवन के बहुत से चित्र उनकी कविता में देखने को मिलते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में अकाल से उत्पन्न जो स्थितियां हैं, भूख का जो चित्रण है, भूख के कारण आम जनता की जो स्थिति है, जनसाधारण की जो स्थिति है, उनकी कविता में हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की कस्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इन पंक्तियों में अकाल के कारण घर में अनाज की अनुपलब्धता से उस घर में रहने वाले मनुष्यों की तो हालत खराब थी, उसके साथ साथ पशुओं की भी क्या हालत है वो इसमें चित्रित हुई है। और इसकी जो भाषा है वो भी देशज है, आम जन की भाषा है, क्योंकि उन्होंने आम जन की ही पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। और इसी कारण लोग नागार्जुन को लोक संस्कृति के कवि कहा जाता है। और उनकी कविताओं का एक बहुत बड़ा जो अंश है वो प्रकृति चित्रण से संबंधित है, इसके साथ साथ आम जन की भावग्रस्त जिंदगी से संबंधित है। इसी कारण से उनके काव्य को प्रकृति और अभावग्रस्त जिंदगी का विश्वकोश भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन की कविताओं में राजनीतिक चेतना का स्वर भी प्रमुखता से देखने को मिलता है। और उनकी कविता का एक बहुत बड़ा अंश राजनीति से संबंधित है। स्वतंत्रता के बाद देश में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त होती है उसके विविध रूपों की वह प्रबल विरोधी रहे हैं। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो आपातकाल लगाया गया था उसका भी उन्होंने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से पुरजोर विरोध किया है। उनकी शासन की बंदूक कविता की पंक्तियां हम देख सकते हैं कि खड़ी हो गई है चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कहानी हो गई शासन की। आपातकाल के दौरान जिस तरह से सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया और उसके खिलाफ, उसके आक्रोश के खिलाफ नागार्जुन की ये पंक्तियां देखी जा सकती है। और नागार्जुन की काव्य में राजनीतिक राजनीति से संबंधित कविताएं इतने अधिक है कि मैनेजर पांडे ने नागार्जुन की काव्य की राजनीतिक चेतना पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि नागार्जुन की कविता के आधार पर सन 1940 के बाद के भारत भारत की राजनीति का इतिहास लिखा जा सकता है। नागार्जुन व्यंग्य के भी बड़े बेजोड़ कवि थे और समाज के में विद्यमान हो चाहे राजनीति में विद्यमान हो, जो विरूपता है, विषमता है, उस पर उन्होंने बड़े सशक्त व्यंग्य किए हैं। और नामवर सिंह ने उन्हें उनके व्यंग्य की पहनेपन के कारण ही कबीर के बाद हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है और उन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है।
बापू के बंदर कविता की पंक्तियां व्यंग्य की दृष्टि से हम देख सकते हैं। इसी तरह उनकी कविता है आओ रानी हम ढोए पाल के, उसमें भी व्यंग्य की मारक धार है। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू। तो आप नागार्जुन की काव्य यात्रा प्रगतिवाद से शुरू होती है, लेकिन उनकी काव्य यात्रा समकालीन जो हिंदी कविता है उस तक चलती है, और इस कारण उसमें राजनीति में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, शासन में जो अव्यवस्था है, उसके खिलाफ बहुत लेखन हुआ है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं के विफल होने का चित्रण नागार्जुन ने अपनी पंक्तियों में किया है कि 5 वर्ष की बनी योजना एक नहीं दो तीन, कागज के फूलों ने ले ली सबकी खुशबू थी। औद्योगिक घरानों की राजनीति से जो गठजोड़ है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी जो बिल्कुल सटीक है, उसका बहुत ही अच्छा चित्र जो है, उस पर बहुत ही अच्छी टिप्पणी जो है नागार्जुन ने अपनी इन पंक्तियों में की है कि खादी ने मखमल से अपनी साठगांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली। तो नागार्जुन की काव्य संवेदनाओं को हम देखें तो उनका काव्य संसार बहुत व्यापक है। उसमें न केवल प्रकृति के विभिन्न चित्र है, बल्कि राजनीति भी है, क्रांति भी है, विद्रोह भी है, आशा भी है, निराशा भी है, जय भी है, पराजय भी है, राग भी है और विराग भी है। नागार्जुन न केवल सिर्फ व्यंग्यकार है और न केवल राजनीतिक चेतना के कवि है और न केवल प्रकृति सौंदर्य के वर्णन करता कवि है, बल्कि वो वास्तव में संपूर्ण जीवन के कवि हैं। और इसी कारण उनके काव्य का जो फलक है वो बहुत विस्तृत है। जीवन के सभी प्रकार के चित्र उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। भाव पक्ष की तरह शिल्प पक्ष की दृष्टि से भी नागार्जुन की कविता बहुत समृद्ध है, और जिस तरह से उनकी कविताओं की विषय वस्तु विविध है, व्यापक है, उसी तरह से उनका शिल्पगत जो विधान है वह भी वैविध्यमयी रहा है। और अलग अलग कविताओं में विषय के अनुरूप उन्होंने शिल्प के अलग अलग प्रयोग किए हैं। भाषिक दृष्टि से भी उनकी कविताओं में अनेक प्रकार की भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि नागार्जुन संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, परंतु उन्होंने काव्य शास्त्र की भी उन्हें भरपूर जानकारी थी, परंतु उन्होंने अपने भाषा की जो ज्ञान था, पांडित्य था और शास्त्र ज्ञान था, उसको अपने कविता लेखन पर कभी भी हावी नहीं होने दिया है। उनकी कविता में व्यंग्य तो है ही, नाटकीयता भी देखने को मिलती है और बिंबात्मकता नागार्जुन की कविताओं में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बहुत दिनों के बाद कविता जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उन्होंने पांचों इंद्रियों से संबंधित बिंबों की सृजना की है। तो हम कह सकते हैं कि नागार्जुन कालजयी करती है और अनुभूति, भाव पक्ष और अभिव्यक्ति शिल्प पक्ष, दोनों ही पक्षों से उनकी कविताएं श्रेष्ठता के उच्चतम पायदान पर आसीन है। तो हम आने वाले वीडियो में नागार्जुन द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में शामिल कविताओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।